ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 10 का गणित का बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक यानी कि कक्षा 10 का जो गणित है, गणित का पहला चैप्टर है आपका जो वास्तविक संख्याएं है, पहला चैप्टर। ठीक है, ये जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इस पहले चैप्टर के बारे में पहले हम आज क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। जितनी भी इसकी बेसिक बातें हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के, वास्तविक संख्या के बारे में, वो सारी बातें हम पहले आपको बताएंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो करवाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप बेसिक समझ लेते हैं, यानी कि अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से है बेसिक, अगर इसको ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपसे जो भी आपका चैप्टर है 1.1, 1.2, 1.3 सभी की सभी आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको बेसिक को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए, भगाइएगा नहीं, आराम से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपको समझने के लिए। देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, होता है कि क्या है कि आपका पढ़ना है हमें वास्तविक संख्या। आपका चैप्टर का जो नाम है, पहला चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर नंबर आपका जो पहला है, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। है ना जी, वास्तविक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वास्तविक संख्या। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, संख्या के बारे में पढ़ना है। तो कैसी संख्या, तो वास्तविक संख्या। पहले हम संख्या के बारे में कुछ जानेंगे। चल देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर का, NUMBER, नंबर यानी कि संख्या, नंबर यानी कि संख्या, यही ना बात है। अब देखिए, जो संख्या होता है वह आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए, संख्या को हमने दो प्रकार में बांटा। चलिए देखिए, एक होता है आपका वास्तविक संख्या, एक होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है आपका काल्पनिक संख्या, एक होता है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, हमने दो संख्या रख लिया। संख्या जो है दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या कौन होता है, पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, उसके बाद काल्पनिक संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं जीरो का, ठीक है, जीरो, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, डॉट डॉट जितना लिख लीजिए प्लस में, या फिर माइनस में, -1, -2, -3। ठीक है, जितना आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है कि वास्तविक संख्या है। ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है कि वास्तविक संख्या है। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये सभी के सभी जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम काल्पनिक संख्या का, ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए, कहीं कहीं पर अगर आपका आता है माइनस का, रूट में -3 आ गया, रूट में -6 हो गया, रूट में -8 हो गया, रूट में माइनस का मान लीजिए कुछ भी आ गया, तो ये सभी के सभी क्या है कि ये सभी के सभी जो है आपका, ये है आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, ये केवल कल्पना करने के लिए संख्या है, लेकिन रियल में ये संख्या होती नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें इसको नहीं पढ़ना है, हमें केवल इसे पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। चलिए, अब देखिए, जो वास्तविक संख्या होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा का होता है अपरिमेय संख्या। जो मुख्य रूप से हमें वही दोनों चीज़ें पढ़नी है। देखिए, आपको बताते हैं, जो आपका वास्तविक संख्या है, अब देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, यही ना था जी। अब देखिए, जो वास्तविक संख्या है ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक हो गया हमारे पास परिमेय संख्या और दूसरा का हो गया हमारे पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार का, एक वो परिमेय संख्या और दूसरा का अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अब जानेंगे कि हमारे पास परिमेय संख्या कौन था
और अपरिमेय संख्या कौन है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिसे क्या कर सकते हैं, जिसे p बटा q के रूप में, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ क्या होगा कि जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है कि मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि जीरो का, ठीक है, तो जीरो भी क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बात करते हैं -1, -2, -3, ये सभी के सभी 22/7, ठीक है। ये सभी क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए इसके हम क्या किएंगे p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं। p बटा q कहने का मतलब कि ऊपर भी संख्या और नीचे भी संख्या। यहाँ देखिए 0 है, 0 के बट्टा में 1 लगा दिए, इसके बट्टा में भी 1 लगा सकते हैं, इसके बट्टा में भी 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी 3/1 लिख सकते हैं। ये सभी के सभी जो संख्याएँ हैं वो संख्याएँ परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है, यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सभी के सभी जो संख्याएँ हैं ये आपका परिमेय संख्या है। इसमें आप कोई भी संख्या बट्टा वाला, पूर्णांक वाला, पॉइंट वाला, समझ लीजिए 0 पॉइंट हम 2 बात करते हैं, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। 0 पॉइंट हमने 3 लिख दिया तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया 1.24 लिख दिया तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। 3.42 लिख दिया तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ये सभी जो संख्याएँ आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है कि परिमेय संख्या है। आपको इसको कॉपी में लिख लेना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, अब देखिए अपरिमेय संख्या, अब देखिए इसमें क्या है कि हमने केवल अंक लिखा है। अब देखिए आपको कहीं-कहीं पर इसमें आपको ये भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर देता है आपको दे देगा कि √9, तो बताइए 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, इसको 3 लिख सकते हैं। अगर देगा √16 तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। अगर √25 देगा तो इसको हम 5 लिख सकते हैं ना। यानी कि √3, √16, √25 ये भी क्या है कि आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि √9 का तो इसको हम 3 लिख सकते हैं ना, तो रूट जो 9 है ये भी आपका परिमेय संख्या है। √16 ये भी आपका परिमेय संख्या है। √25 ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 25 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं 5, 16 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल 9, वैसे ही ये जो जिसका वर्गमूल होता है, यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो आपका परिमेय संख्या हर हाल में होगा, ठीक है। अब देखिए और दूसरका रूप में जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं √2, तो बताइए क्या 2 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। √3 इसको भी नहीं निकाल सकते रूट से बाहर, क्योंकि √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। √5 इसको भी नहीं निकाल सकते हैं। √7 इसको भी नहीं निकाल सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है कि आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, या फिर इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पाई भी आपका, जो पाई की हम बात करते हैं तो पाई भी क्या है कि आपका अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7, ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको हमने इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या में रखा गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। आप में एक पूछता है दशमलव पद्धति के बारे में, ठीक है। दशमलव पद्धति के बारे में। चलिए अगर हम बात करते हैं दशमलव पद्धति की, दशमलव दशमलव पद्धति, ठीक है। दशमलव पद्धति, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपका 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता है आपका शांत दशमलव, एक होता है आपका शांत दशमलव, और एक होता है आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, एक हो गया आपका शांत दशमलव, दूसरा का हो गया आपका अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखिए अशांत कौन होता है और शांत, शांत कौन होता है और अशांत कौन होता है। देखिए जिसको हम, देखिए यानी कि जिसे जिसे क्या कर सकते हैं, जिसे यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर हम लिखेंगे तो वो आपका शांत दशमलव होगा, और जिसको 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा, आपका अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हमें लिखना है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, और कैसे नहीं लिखना है, उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, 3/8 हमने 8 ले लिया। चल लीजिए 3/8 हम लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं लिए 8, 3/8 लेते हैं। अब हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार, ठीक है, ज्ञात करें। अब हमें जानना है कि क्या ये जो है शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। देखिए तो हमें 2 के पावर n गुने 5 के पावर m निकालने के लिए इसका जो बटा है नीचे वाला यानी बट्टा वाला भाग को हम गुणनखंड करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 हो गया तो 8 का करते हैं, देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। देखिए इसमें क्या आ गया, केवल 2 आ गया, इसमें 2 आ गया ना, तो केवल अगर 2 आ रहा है तो क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। देखिए इसे देखिए इसको हम, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, तो 1 2 और 1 3, यानी कि 8 के पावर कितना हो गया, ये 2 के पावर 3 हो गया। तो देखिए इससे हम, देखिए इसको अतः 2 के पावर 3, ठीक है, यानी कि 2 के पावर हम 3 अगुने, यहाँ पर 5 नहीं है लेकिन 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 के रूप में, ठीक है, के रूप में, यानी कि रूप में, यानी क्या कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगा कि ये आपका शांत दशमलव होगा, ये आपका जो होगा वो शांत दशमलव होगा। ठीक है, अगर आपको समझ लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर दे देगा जिसमें मान लीजिए लेते हैं दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरा का हम देखिए 3/50 ले लेते हैं। देखिए इसका हमें ज्ञात करना है। देखिए तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको देखिए 50 का हम निकालेंगे, 50 का अगर निकालेंगे तो कटेगा 2 से 25 बाद में, फिर 5 से कटेगा 5 बाद में। अब देखिए 50 को हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5, यही ना है, यानी कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, यानी कि इसको हम या ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये जो है आपका शांत दशमलव है, ये आपका क्या है कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये आपका शांत है। अगर बात करते हैं अशांत का, जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा 7/15, अगला प्रश्न है तो 15 का जो गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पर 15 में हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 5 तो आया है, गुणनखंड में 5 आया है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 नहीं है, यानी कि 5 है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन 5 नहीं है, सॉरी 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए क्या है कि यह एक अशांत दशमलव है। लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है कि आपका अशांत दशमलव है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम आपको चैप्टर बनवाएंगे, उसमें आप जब पढ़ाएंगे, जब आपको चैप्टर बनवाएंगे प्रश्नावली, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं, इसका जितना भी आपको हमने बताया है अभी तक, इसका कुछ भाग भी अगर आप समझ लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यही थोड़ा सा जो है ये इस
थोड़े से ही हम आपको आगे जो है चैप्टर में सारी बातों को समझा देंगे, बता देंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिएगा और ख़राब लगा हो तो ख़राब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज़रूर कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस आप हमको इसी प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम तक, आपके हर चैप्टर में, ठीक है। यानी कि आपका ऐसा नहीं कि हम आपको केवल मैथ ही पढ़ाएँगे, ठीक है। मैथ के साथ-साथ आपको साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, आपका संस्कृत, ठीक है। यानी कि सभी विषय आपको हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।